My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. S. Chandra ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर एस चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से रिलेटेड 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस या 100 जो है इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है उसके बारे में हम सभी लोगों ने अभ्यास कर लिया है और उसी सीरीज में, उसी श्रृंखला में आज की क्लास में इस वीडियो के अंतर्गत हम सभी लोग 50 और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का अभ्यास करेंगे, अध्ययन करेंगे और हम आपकी तैयारी जो चल रही है उस तैयारी को हम सुदृढ़ करने का प्रयास करेंगे। चलिए प्रिय विद्यार्थियों, क्लास को स्टार्ट किया जाए। और आज जो है हम सभी लोग जो 100 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है उसके आगे 101 से लेकर के 150 क्वेश्चन नंबर तक हम सभी लोग आज अभ्यास करेंगे, उस पर एक्सरसाइज करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 101, प्रश्न संख्या 101, क्वेश्चन नंबर 101 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। दैट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। प्रिय विद्यार्थियों, पहला ये प्रश्न जो है असर्शन एंड रीजन वाला है। इस तरह के प्रश्नों का आप लोग जो है अभ्यास कर चुके होंगे, करते होंगे और खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो असर्शन है मूक्स हैव अ फिलॉसफी ऑफ एनीवन, एनी टाइम, एनीवेयर, एनी नंबर ऑफ टाइम्स। और इसका रीजन है ऑल ऑनलाइन कोर्सेज आर मूक्स। विद्यार्थी ये असर्शन है और रीजन है। मूक्स के बारे में आप सभी लोग पढ़े भी होंगे, हमने पिछले क्लास में चर्चा भी किया था कि मूक्स क्या होता है। मूक्स पर जो है नई शिक्षा नीति 2020 में जोर दिया गया है। यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं आपके पास, कहा जा रहा है कि सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस। असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट, रीजनिंग। assertion is correct but reason is incorrect. Both assertion and reason is incorrect. Assertion is incorrect but reason is a correct statement. ये जो चारों ऑप्शन है प्रिय विद्यार्थियों, इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा सही होगा यह प्रश्न है। आप ध्यान से देखिए, जो यहाँ पे assertion हो क्या है, मूक्स हैव ए फिलॉसफी ऑफ एनी वन, एनी टाइम, एनी वेयर एंड एनी नंबर ऑफ टाइम्स। अर्थात मूक्स ऐसे कोर्सेज हैं जिसको कोई भी, एनी वन किसी भी समय, एनी टाइम, एनी वेयर अर्थात कहीं भी और कितनी भी बार जो है उसको हम लोग देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं या फिर उस कोर्सेज की में स्टडी कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। मूक्स है। इसका रीजन जो दिखा रहा है कि ऑल ऑनलाइन कोर्सेज आर मूक्स, तो ऐसा नहीं है। जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं वो सभी मूक्स नहीं होते, तो ये गलत है। तो इस तरह से देखा जाए तो जो बी ऑप्शन है, असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज इनकरेक्ट, यही इसका सही आंसर होगा। तो इस तरह से प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने बी ऑप्शन चुना है, आपका आंसर, आपका उत्तर सही है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 102, प्रश्न संख्या 102 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है प्रिय विद्यार्थियों। द क्वेश्चन इज एलएमएस इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन यूज्ड फॉर द। एलएमएस का नाम सुने होंगे आप लोग। तो एलएमएस क्या है, या एलएमएस एक सॉफ्टवेयर है और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, कैसे किया जाता है। इसके ऑप्शंस हैं ए ऑथेंटिकेशन, डॉक्यूमेंटेशन, ट्रांसफर, रिपोर्टिंग एंड डिलीवरी ऑफ एजुकेशनल कोर्सेज। बी है एडमिनिस्ट्रेशन, डॉक्यूमेंटेशन, ट्रैकिंग, रिपोर्टिंग एंड डिलीवरी ऑफ एजुकेशनल कोर्सेज। सी इज एडमिनिस्ट्रेशन, डॉक्यूमेंटेशन, ट्रैकिंग, रिपोर्टिंग एंड डिपोजिटरी ऑफ एजुकेशनल कोर्सेज। एंड डी इज ऑथेंटिकेशन, डॉक्यूमेंटेशन, ट्रैकिंग, रिपोर्टिंग एंड डिपोजिटरी ऑफ एजुकेशनल रिसोर्सेज। तो प्रिय विद्यार्थी, यहाँ पे आप सभी लोग ये एलएमएस के बारे में पढ़ेंगे।
लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जिसको हम लोग कहते हैं। तो एलएमएस में आप देखेंगे कि जो एलएमएस का काम है उसमें एडमिनिस्ट्रेशन होता है, डॉक्यूमेंटेशन होता है, ट्रैकिंग, रिपोर्टिंग और डिलीवरी ऑफ द एजुकेशनल कोर्सेज होते हैं। तो इस तरह से जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने बी ऑप्शन चुना है, दैट इज द राइट ऑप्शन। एलएमएस इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन यूज्ड फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन, डॉक्यूमेंटेशन, ट्रैकिंग, रिपोर्टिंग एंड डिलीवरी ऑफ एजुकेशनल कोर्सेज। डियर स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 103। प्रश्न संख्या 103 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अ एलएमएस। एलएमएस का उदाहरण कौन सा नहीं है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का उदाहरण कौन सा नहीं है। और इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर, ए स्वयं, बी ग्रामरली, सी गूगल क्लासरूम या डी मूडल। तो प्रिय विद्यार्थियों, जब आप एलएमएस के बारे में पढ़ेंगे तब जान पाएंगे। हमने स्वयं के बारे में भी चर्चा किया था पिछले क्लासेज में। तो स्वयं एक एलएमएस है, मूडल भी एक एलएमएस है, गूगल क्लासरूम भी एक एलएमएस है। जो ग्रामरली है प्रिय विद्यार्थियों, ग्रामरली जो है इसका आप एड्स भी देखते होंगे, यह क्या है, यह मूडल नहीं है। तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ग्रामरली। अर्थात स्वयं, गूगल क्लासरूम और मूडल ये तीनों एक एलएमएस है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, और ग्रामरली जो है एलएमएस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104। प्रश्न संख्या 104 आपकी स्क्रीन पर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलएमएस। इसके बारे में हम लोगों ने पहले ही चर्चा कर लिया। फुल फॉर्म क्या होता है एलएमएस का, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। तो इस तरह से आप सभी लोगों में से जो लोग डी ऑप्शन चुने हैं, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। एलएमएस का पूरा नाम होता है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। प्रिय विद्यार्थी, यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में, तो इसको आप सभी लोग याद रखिएगा। एलएमएस क्या है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम होता है, और जिसके एग्जाम्पल आपको हमने पिछले क्वेश्चन में चर्चा किया, स्वयं, गूगल क्लासरूम या मूडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105। प्रश्न संख्या 105 कहता है कि व्हाट आर द 4 क्वाड्रेंट्स ऑफ ई कंटेंट फॉर ईपीजी पाठशाला प्रोजेक्ट ऑफ यूजीसी। प्रिय विद्यार्थियों, यूजीसी का ईपीजी पाठशाला प्रोजेक्ट है, इसके बारे में आप सभी लोग नाम सुने होंगे ईपीजी पाठशाला का। तो इसमें जो ई कंटेंट होता है उसके लिए 4 क्वाड्रेंट्स की बात की जाती है। तो व्हाट आर द 4 क्वाड्रेंट्स। 4 क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं, इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। ए सेल्फ लर्न, ई टेक्स्ट, सेल्फ असेसमेंट, नो मोर। B1 is the no more, e-content, assessment and debate. C is the tutorial, assignment, self-learn, discussion forum, and D is e-tutorial, e-content, assessment and discussion forum. तो प्रिय विद्यार्थियों, जब आप ईपीजी पाठशाला प्रोजेक्ट में 4 क्वाड्रेंट्स ऑफ ई कंटेंट देखेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि इसके जो 4 क्वाड्रेंट हैं वो कौन कौन से हैं। द फर्स्ट वन इज सेल्फ लर्न, देन ई टेक्स्ट, देन सेल्फ असेसमेंट एंड द लास्ट 4th वन इज द नो मोर। तो इस तरह से द ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। जो ए ऑप्शन है प्रिय विद्यार्थियों, ए ऑप्शन सही ऑप्शन है। जो ई कंटेंट ऑफ पीजी पाठशाला है या ई कंटेंट फॉर पीजी पाठशाला है, उस पीजी पाठशाला के ई कंटेंट के जो 4 क्वाड्रेंट्स हैं वो है सेल्फ लर्न, द फर्स्ट, सेकेंड इज ई टेक्स्ट, थर्ड इज सेल्फ असेसमेंट एंड द 4th वन इज नो मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106। व्हाट इज प्लेजरिज्म। प्रिय विद्यार्थियों, प्लेगरिज्म के बारे में आप सभी लोग बहुत सुने होंगे, आजकल बहुत चर्चा में भी होता है कि प्लेगरिज्म क्या है। इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। ए एग्जामिन द आइडियाज ऑफ अदर्स टू हेल्प यू शेप योर ओन थॉट्स और व्यूज ऑन अ पार्टिकुलर टॉपिक। के अर्थात दूसरों के आइडियाज़ को लेते हैं हम और उसके आधार पे किसी टॉपिक में या किसी टॉपिक के अपने विचारों को का निर्माण करते हैं। बी है एक्ट ऑफ स्टीलिंग समवन एल्स वर्क एंड अटेम्प्टिंग टू पास इट ऑफ एज योर ओन वर्क। अर्थात किसी दूसरे के कार्य को हम स्टील करते हैं, चुराते हैं और उसको हम अपने नाम से या अपने कार्य के रूप में बताते हैं। द सी इज द मेक यूज ऑफ वर्क्स ऑफ अदर्स टू गेदर इन्फॉर्मेशन। अर्थात दूसरे के कार्यों का हम प्रयोग करते हैं इन्फॉर्मेशन को प्राप्त करने के लिए। द डी वन इज मेक यूज ऑफ द वर्क्स ऑफ अदर्स टू सपोर्ट योर ओन आर्गूमेंट्स। अपनी बातों को रखने के लिए हम दूसरे के कार्यों को का सपोर्ट लेते हैं। तो इसमें प्लेगरिज्म क्या है विद्यार्थियों? प्लेगरिज्म जो है दैट इज द एक्ट ऑफ स्टीलिंग समवन एल्स वर्क एंड अटेम्प्टिंग टू पास इट ऑफ एज योर ओन वर्क। अर्थात किसी दूसरे के कार्यों को ले करके, चुरा करके और अपना बताना ही क्या हो जाता है? प्लेगरिज्म कहलाता है। तो इस तरह से बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आप सभी लोग
इस बात से परिचित होंगे। प्लेगरिज्म जो वर्ड है इसको कई बार सुना होगा। तो प्लेगरिज्म क्या है? इट इज़ द एक्ट ऑफ स्टीलिंग समवन एल्स वर्क एंड अटेम्प्टिंग टू पास इट ऑफ एज योर ओन वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107, फुल फॉर्म ऑफ NETF इज। विद्यार्थियों NETF के बारे में NEP 2020 में कहा गया है। तो NETF का पूरा नाम क्या है? द ऑप्शंस आर A, नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फ्रेमवर्क, B इज नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम, C इज नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम एंड D इज नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फ्रेमवर्क। प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, जो A ऑप्शन है नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फ्रेमवर्क है, B है नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम, C है नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम एंड द D वन इज नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फ्रेमवर्क। इन चारों ऑप्शंस में से प्रिय विद्यार्थियों जो C ऑप्शन है दैट इज नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम, इट इज़ द राइट ऑप्शन। NETF का पूरा नाम होता है राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच, दैट इज नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108, प्रश्न संख्या 108 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ABC और फुल फॉर्म ऑफ ABC इज। प्रिय विद्यार्थियों ABC के बारे में भी NEP 2020 में चर्चा किया गया है, बात किया गया है। द फुल फॉर्म ऑफ ABC इज A, academician bank of credit, the B one is academic banking of credit, C is academic bank of credit and the D is academics banks of credits। तो प्रिय विद्यार्थियों इसके बारे में हम सभी लोगों ने पहले भी पढ़ा था। द राइट ऑप्शन इज द C ऑप्शन, दैट इज academic bank of credit। ABC is academic bank of credit। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109, अगला प्रश्न 109 आपकी स्क्रीन पर, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आयुष। आयुष का भी नाम आप लोगों ने सुना होगा, इसका पूरा नाम क्या है? द ऑप्शंस आर A, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी, B इज आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी एंड होम्योपैथी, द C इज आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी एंड द D वन इज आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। तो प्रिय विद्यार्थियों इसमें से आयुष का पूरा नाम क्या है? आयुष का पूरा नाम है आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। तो इस तरह से द D ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आप सभी लोगों में से जिन्होंने D ऑप्शन चुना, आपका उत्तर, आपका आंसर सही है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110, प्रिय विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 110 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। तो क्वेश्चन इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HECI और इसके ऑप्शंस हैं A, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, B, हायर एजुकेशन कमेटी ऑफ इंडिया, C इज हायर एजुकेशनल कमीशन ऑफ इंडिया एंड द D इज हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। प्रिय विद्यार्थियों हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया D है और A है हायर एजुकेशन कमीशन इंडिया। तो इन चारों ऑप्शंस में से जो D ऑप्शन है हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, इट इज़ द राइट ऑप्शन। अर्थात HECI जिसकी चर्चा NEP 2020 में की गई है, HECI का पूरा नाम है भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग या हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111, प्रश्न संख्या 111 आपकी स्क्रीन पर है। एज पर कॉपीराइट लॉज फेयर यूज अलाउज द लिमिटेड यूज ऑफ कॉपीराइट वर्क्स फॉर, अर्थात कॉपीराइट लॉ के अनुसार जो लिमिटेड यूज है, फेयर यूज है, वो क्या कहता है? फेयर यूज अलाउज द लिमिटेड यूज ऑफ कॉपीराइट वर्क्स, अर्थात कॉपीराइट वर्क्स का लिमिटेड फेयर यूज कहाँ पे किया जा सकता है? ऑप्शंस आर A, कॉमर्शियल यूज, B, एजुकेशनल पर्पज, C, मेकिंग वीडियोज एंड D, मेकिंग पेड ऑनलाइन कोर्सेज। तो प्रिय विद्यार्थियों जो फेयर यूज ऑफ कॉपीराइट मटेरियल्स है या कॉपीराइट वर्क्स है वो किसके लिए है? दैट इज़ फॉर एजुकेशनल पर्पज, अर्थात एजुकेशनल पर्पज के लिए हम जो है कॉपीराइट वर्क्स का फेयर यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से द B ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, एजुकेशनल पर्पज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112, द फर्स्ट वर्टिकल ऑफ HECI विल बी। फिर विद्यार्थियों पिछली क्लास में भी हम लोगों ने चर्चा किया था कि HECI क्या होगा? एक अम्ब्रेला की तरह कार्य करेगा। तो उसके जो वर्टिसेज होंगे उसमें जो फर्स्ट वर्टिकल होगा HECI का वह क्या होगा? द ऑप्शंस आर GEC, NAC, NHERC एंड HEGC। तो फिर विद्यार्थियों आप सभी लोगों को याद होगा राइट ऑप्शन क्या है? NHERC क्या होगा? पहला
वर्टिकल होगा? द फर्स्ट वर्टिकल ऑफ HECI विल बी द नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, जिसको हम लोग NHERC या राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा विनियामक परिषद कहेंगे। तो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा विनियामक परिषद या नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल NHERC विल बी द फर्स्ट वर्टिकल ऑफ HECI, या जिसको हम लोग हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया कह रहे हैं। तो हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया का जो पहला वर्टिकल होगा वो क्या होगा? NHERC होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113, प्रश्न संख्या 113 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रेडिशनल रोल ऑफ अ टीचर। टीचर्स के रोल के बारे में बात किया जा रहा है। NEP में जब आप लोग बात करेंगे, हम लोग देखेंगे तो NEP में टीचर्स का वर्तमान समय में या 21वीं शताब्दी में इन द 21st सेंचुरी व्हाट विल बी द रोल ऑफ द टीचर्स, इसके बारे में NEP 2020 में चर्चा किया गया है। तो द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रेडिशनल रोल ऑफ अ टीचर। A option is the ICT enabled research and creation of digital resources. The B is research and publication. The C is dissemination of knowledge, and the D is participating in FDPs and seminars. फिर विद्यार्थियों, जब ट्रेडिशनल रोल ऑफ टीचर्स की हम लोग बात करते हैं तो हमारे जो टीचर्स हैं वो FDPs और सेमिनार में पहले भी पार्टिसिपेट करते थे। डिसमिनेशन ऑफ नॉलेज अर्थात ज्ञान को बांटने का कार्य भी करते थे। रिसर्च एंड पब्लिकेशंस भी करते थे। जो 21st सेंचुरी ऑफ की टीचर्स की बात हो रही है वो क्या है? दैट इज ICT इनेबल्ड रिसर्च, अर्थात ICT पर बल देने की बात की जा रही है। क्रिएशन ऑफ डिजिटल रिसोर्सेज की बात की जा रही है। तो इट इज़ द राइट ऑप्शन, अर्थात जो हमारे मॉडर्न टीचर हैं, मॉडर्न टीचर जो है वो ICT इनेबल्ड टीचर होंगे। दे विल वर्क ऑन ICT इनेबल्ड रिसर्च एंड क्रिएशन ऑफ डिजिटल रिसोर्सेज। तो यह जो ए रोल है, द फर्स्ट रोल है, दैट इज ICT इनेबल्ड रिसर्च एंड क्रिएशन ऑफ डिजिटल रिसोर्सेज, यह टीचर्स का ट्रेडिशनल रोल नहीं है, बल्कि अब क्या है? मॉडर्न रोल हो चुका है। वर्तमान समय में ICT के एज में जो टीचर्स ICT के साथ रहेगा वही जो है सर्वाइव कर पाएगा। जो टेक सेवी टीचर्स होंगे वही सर्वाइव करेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114, प्रश्न संख्या 114 आपकी स्क्रीन पर है। जस्टिस JS वर्मा कमीशन 2012 इज रिलेटेड विथ। विद्यार्थियों, इस कमीशन के बारे में हम लोगों ने कई बार चर्चा किया है। तो जस्टिस JS वर्मा कमीशन किससे रिलेटेड है? A वोकेशनल एजुकेशन, B साइंस एजुकेशन, C टीचर एजुकेशन या D टेक्निकल एजुकेशन। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोग जान रहे हैं जस्टिस JS वर्मा कमीशन जो है वो किससे रिलेटेड है? टीचर एजुकेशन से रिलेटेड है। इस तरह से द C ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आप सभी लोगों से जिनका C उत्तर रहा, आपका उत्तर सही है। टीचर एजुकेशन इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115, की प्लेयर्स इन टीचिंग एंड लर्निंग आर। प्रिय विद्यार्थियों, जो हमारा शिक्षण अधिगम की क्रिया होती है, टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस जो होता है, इसमें की प्लेयर्स कौन होते हैं? और इसके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर A टीचर एंड लर्नर, B करिकुलम टीचर एंड लर्नर, C टीचर लर्नर एंड सिलेबस, एंड द D1 इज टीचर्स। तो प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान दीजिए कि की प्लेयर्स इन टीचिंग एंड लर्निंग कौन कौन होते हैं। टीचर तो होता ही है, लर्नर भी होता है। अब यहाँ देखिए करिकुलम टीचर एंड लर्नर कहा जा रहा है, यहाँ पे टीचर लर्नर एंड सिलेबस की बात की जा रही। तो जो टीचर लर्नर और सिलेबस, टीचिंग लर्निंग की बात करें तो टीचर लर्नर और सिलेबस, ये तीनों क्या है? की प्लेयर्स होते हैं। शिक्षण अधिगम में जो की प्लेयर्स होते हैं, जिनकी मुख्य भूमिका होती है, वो किसकी होती है? शिक्षक की होती है, छात्र की होती है। जो कंटेंट या पाठ्य वस्तु होती है, जो सिलेबस होती है, उसका रोल होता है। तो इस तरह से द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116, प्रश्न संख्या 116 कहता है कि व्हाट इज द सोल बेसिस ऑफ डिजाइनिंग द करिकुलम। प्रिय विद्यार्थियों, जब कोई शिक्षक या करिकुलम डिज़ाइनर जब करिकुलम को डिज़ाइन करता है तो उसका व्हाट इज़ द सोल बेसिस, अर्थात सोल बेसिस क्या होता है किसी भी करिकुलम को डिज़ाइन करने का। और इसके ऑप्शंस हैं A एजुकेशनल नीड्स ऑफ द लर्नर्स, जो लर्नर्स हमारी उनकी जो शैक्षिक आवश्यकताएं हैं। B कॉन्स्टिट्यूशनल नीड्स ऑफ द कंट्री, किसी भी देश की कंट्री की जो कॉन्स्टिट्यूशनल नीड्स हैं, संवैधानिक जो आवश्यकताएं हैं। द C1 इज कॉन्स्टिट्यूशनल नीड्स विद एजुकेशनल पर्पसेज ऑफ द कंट्री, एंड द D इज नीड्स ऑफ द इंस्टीट्यूशंस। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो कॉन्स्टिट्यूशनल नीड्स विद द एजुकेशनल पर्पज ऑफ द कंट्री है, यही क्या होता है? हमारा मेन बेसिस होता है किसी भी करिकुलम को डिज़ाइन करने का। दैट्स वाई द सोल बेसिस ऑफ द डिज़ाइनिंग द करिकुलम इज
कॉन्स्टिट्यूशनल नीड्स विद एजुकेशनल पर्पजेज ऑफ द कंट्री, अर्थात जो हमारे संवैधानिक आवश्यकताएं हैं और जिसके अनुसार जो है जो हमारे एजुकेशनल पर्पज है, किसी भी राष्ट्र का जो शिक्षा को देने का उद्देश्य जो होता है, जो एम्स ऑफ एजुकेशन होता है वह, और उसी के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशनल नीड्स जो होते हैं, ये जो है सोल बेसिस ऑफ द डिज़ाइनिंग ऑफ द करिकुलम होते हैं। अर्थात किसी भी करिकुलम को डिज़ाइन करने का जो प्रमुख आधार होता है वो होता है कॉन्स्टिट्यूशनल नीड्स विद एजुकेशनल पर्पजेज ऑफ द कंट्री। तो इस तरह से विद्यार्थियों सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। The sole basis of designing the curriculum is constitutional needs with educational purposes of the country. The next question, question number 117, प्रश्न संख्या 117 आपकी स्क्रीन पर है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। कुछ स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, इसमें से जो करेक्ट स्टेटमेंट है उसको आपको चयन करना है, चूज करना है। तो ए स्टेटमेंट इज वी कैन इनकलकेट द वैल्यूज थ्रू फिजिकल एजुकेशन, अर्थात फिजिकल एजुकेशन के द्वारा हम वैल्यू को इनकलकेट कर सकते हैं। द बी इज वैल्यूज आर नॉट द पार्ट ऑफ करिकुलम, करिकुलम का पार्ट नहीं है वैल्यू। द सी इज वैल्यूज कैन बी इनकलकेटेड थ्रू करिकुलम हैविंग फिजिकल साइंस, सोशल साइंस एंड सॉफ्ट स्किल्स, अर्थात ऐसा करिकुलम, ऐसा पाठ्यचर्या जिसमें फिजिकल साइंस भी हो, सोशल साइंस भी हो, सॉफ्ट स्किल्स भी हो, इन सब के माध्यम से हम विद्यार्थियों में मूल्यों को इनकलकेट कर सकेंगे, वैल्यूज़ को इनकलकेट कर सकेंगे। एंड द डी इज़ वैल्यूज़ कैन नॉट बी इनकलकेटेड, डी कहता है कि वैल्यू को हम इनकलकेट नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से विद्यार्थियों इस चारों ऑप्शंस में जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। वैल्यूज कैन बी इनकलकेटेड थ्रू करिकुलम हैविंग फिजिकल साइंस, सोशल साइंस एंड सॉफ्ट स्किल्स, अर्थात जिसमें फिजिकल साइंस के बारे में, सोशल साइंस के बारे में और सॉफ्ट स्किल्स के बारे में जिस करिकुलम में पढ़ाया जाता होगा उस करिकुलम के द्वारा हम जो है विद्यार्थियों में वैल्यूज को, मूल्यों को इनकलकेट कर सकते हैं। तो वैल्यूज कैन बी इनकलकेटेड थ्रू करिकुलम हैविंग फिजिकल साइंस, सोशल साइंस एंड सॉफ्ट स्किल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न बहुत सरल है विद्यार्थियों, दैट इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NESQF और NESQF स्टैंड फॉर? And the options are A, National Skills Qualification Framework. The B is National Skills Qualification Frame. The C is National Skills Qualification Forum. And the D is National Skills Quality Framework. तो विद्यार्थी NSQF का पूरा नाम क्या है? National Skills Qualification Framework. National Skills Qualification Framework is NSQF। तो इस तरह से आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने ए ऑप्शन चुना आपका उत्तर सही है। NSQF इज नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119, द वेरी सिंपल क्वेश्चन, दैट इज द व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ UGC? UGC का पूरा नाम क्या है और UGC स्टैंड फॉर? एंड द ऑप्शंस आर, द फर्स्ट वन इज यूनिवर्सिटी ग्रांट्स conglomerate, the B is University Grants Commission, the C is University Grants Committee and the D is University Grants College। तो प्रिय विद्यार्थियों जो UGC का पूरा नाम है आप सभी लोग जानते होंगे, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, दैट इज द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। UGC स्टैंड फॉर यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120 इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज यशपाल कमेटी वाज फॉर्म्ड इन विच ईयर? प्रिय विद्यार्थियों यशपाल कमेटी की स्थापना हुई थी, तो यह यशपाल कमेटी कब बनाया गया था? यशपाल कमेटी वाज फॉर्म्ड इन विच ईयर? द ऑप्शंस आर ए वर्ष 2030 अर्थात 2030 में या 2030 तक, बी है वर्ष 2040 तक या 2040 में, या फिर डी। फिर विद्यार्थी इसमें थोड़ा सा करेक्शन है, ऑप्शंस में करेक्शन है, ऑप्शंस में आप करेक्शन कर लीजिए। ए इज 2005, बी इज 2006 एंड सी इज 2007 एंड डी इज 2008। अर्थात ध्यान दीजिए, क्वेश्चन इज यशपाल कमेटी वाज फॉर्म्ड इन विच ईयर, अर्थात यशपाल कमेटी का गठन कब किया गया था? तो प्रिय विद्यार्थियों यशपाल कमेटी का गठन 5 में नहीं किया गया, 6 में नहीं किया गया, 7 में नहीं किया गया, कब किया गया? 2008 में किया गया था। तो इस तरह से प्रिय विद्यार्थियों डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 2008 में MHRD के द्वारा यशपाल कमेटी का गठन किया गया था। तो यहाँ पे करेक्शन कर लीजिए, द ऑप्शन डी इज 2008
2008 में जो है यशपाल कमेटी का गठन मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एंड रिसोर्स डेवलपमेंट अर्थात MHRD के द्वारा 2008 में यशपाल कमेटी का गठन किया गया था। तो यशपाल कमेटी कब बनाया गया था? 2008 में। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट अर्थात मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा 2008 में यशपाल कमेटी का गठन किया गया था। प्रिय विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है जो दैट इज क्वेश्चन नंबर 121। क्वेश्चन नंबर 121 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, दैट इज राधा कृष्ण कमीशन। इसका नाम आप लोगों ने सुना है। राधा कृष्ण कमीशन वाज एडॉप्टेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन ईयर, अर्थात राधा कृष्ण कमीशन को कब अडॉप्ट किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? द ऑप्शंस आर 1951 1951 में, बी 1949 में, सी 1950 में या डी 1948 में। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों ने पढ़ा भी है राधा कृष्ण कमीशन के बारे में। तो राधा कृष्ण कमीशन कब आया था, कब अडॉप्ट किया गया? 1948 में। तो इस तरह से द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। द राधा कृष्ण कमीशन was adopted in 1948 by Indian Constitution. The next question, question number 122. प्रश्न संख्या 122 आ रहा है प्रिय विद्यार्थियों आपकी स्क्रीन पर। What is the full form of NCIVE? NCIVE का पूरा नाम क्या है? The options are A. National Commission for the Integration of Vocationalized Education. B is National Committee for the Integration of Vocational Education. The C is National Committee for the Innovation of Vocational Education. The D is National Commission for Integration of Vocational Education. तो प्रिय विद्यार्थियों, NCIVE के बारे में NEP 2020 में चर्चा किया गया है और जो NCIVE की चर्चा की गई है उसका नाम क्या है? उसका नाम है नेशनल कमेटी फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। तो इस तरह से द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। NCIVE इज नेशनल कमेटी फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 123। प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 123 आपकी स्क्रीन पर है कि द रिसर्च एंड इनोवेशन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया इज एट द करेंट टाइम इज डैश 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 परसेंटेज ऑफ GDP, अर्थात कितने परसेंट ऑफ GDP जो है रिसर्च एंड इनोवेशन पे वर्तमान समय में हमारे देश में खर्च किया जा रहा है? तो ऑप्शंस आर A 0.50%, B 1.20%, C 0.69% एंड D इज 1%। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसमें से द रिसर्च एंड इनोवेशन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया इज एट द करेंट टाइम इज 0.69%। फिर विद्यार्थियों, क्या है? वर्तमान समय में 0.69% ऑफ GDP का जो है रिसर्च एंड इनोवेशन पे हमारे देश में खर्च किया जा रहा है। तो इस तरह से सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। द रिसर्च एंड इनोवेशन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया इज एट द करेंट टाइम इज 0.69% ऑफ GDP। The next question, question number 124. Which of the following is not a part of preamble of India? प्रिय विद्यार्थियों, हमारे देश की जो प्रस्तावना है, संविधान की जो प्रस्तावना है, तो प्रिम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कौन सा चीज़ नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्रिम्बल ऑफ इंडिया, अर्थात हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके प्रिम्बल में कौन सी बातें नहीं कही गई हैं? जो ऑप्शन है वो आपकी स्क्रीन पर। A लिबर्टी ऑफ थॉट्स, B इक्वलिटी, C इनजस्टिस एंड D फ्रैटर्निटी। तो लिबर्टी ऑफ थॉट्स के बारे में कहा गया है, हाँ कहा गया, अवश्य कहा गया है। इक्वलिटी के बारे में चर्चा की गई है, फ्रैटर्निटी या भ्रातृत्व के बारे में चर्चा की। जो इनजस्टिस है, इनजस्टिस के बारे में नहीं कहा गया है, बल्कि कहा गया है जो हमारा प्रिम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो जस्टिस की बात करता है, न कि इनजस्टिस की बात करता है। तो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आवर प्रिम्बल गिव राइट टू सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, अर्थात जो हमारा प्रिम्बल है वो क्या बताता है, वो क्या राइट देता है हमको? आवर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रिम्बल्स गिव्स अस टू राइट ऑफ social, economical and political justice. The next question, question number 125. The question number 125 says that HEGC is stand for, or what is the full form of HEGC? The options are the A is Higher Education Grants Commission, the B is Higher Education Grants Council, the C is Higher Education Grants Council and the D is Higher Education Grants कमेटी। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो HEGC है, HEGC का पूरा नाम क्या है? HEGC इज
इज द हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल। तो इस तरह से द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। दोज स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड बी ऑप्शन, देयर ऑप्शंस आर राइट और देयर आंसर्स आर राइट। अर्थात बी ऑप्शन जिन विद्यार्थियों ने चुना है आप सभी लोगों का उत्तर सही है। HEGC का पूरा नाम क्या है? हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल। अगला प्रश्न पर विद्यार्थियों, द क्वेश्चन नंबर 126। The question number 126 says that what is the fourth vertical of HECI, or the fourth vertical of HECI will be, the options A is GEC, B GCD, C NSQF and the D is NHEQF। तो प्रिय विद्यार्थियों, the fourth vertical of HECI is GEC। GEC that is General Education Council। GEC दैट इज जनरल एजुकेशन काउंसिल या सामान्य शिक्षा परिषद ही क्या होगा? HECI का फोर्थ वर्टिकल होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 127, प्रश्न संख्या 127 करता है व्हाट इज द सेकंड वर्टिकल ऑफ HECI, दैट इज द सेकंड वर्टिकल ऑफ HECI विल बी, द ऑप्शंस आर ए नेशनल हायर एजुकेशन एक्रेडिटेशन काउंसिल, बी नेशनल accreditation committee, C national assessment and accreditation council, D national accreditation council। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों ने इसके बारे में पढ़ा भी है। द सेकेंड वर्टिकल ऑफ HECI विल बी नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल, अर्थात नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल क्या है? इसका द्वितीय वर्टिकल होगा। द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद या NEC या नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल will be the second vertical of HECI. That the second vertical of HECI will therefore be a meta accrediting body called National Accreditation Council। अर्थात यह क्या होगा? एक मेटा एक्रेडिटिंग बॉडी होगा जिसका नाम होगा NEC या नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 128, प्रश्न संख्या 128 है मेरू इन NEP 2020 पर्टेन्स टू। मेरू का क्या मतलब है चूंकि NEP 2020 में है? द ऑप्शंस आर ए मल्टी डिसिप्लिनरी एम्फेसिस ऑन रूरल यूनिवर्सिटीज, B Ministry of Education in Rural Universities, C Ministry of Education and Research Universalization, the D is Multidisciplinary Education and Research University। तो मेरू इन NEP 2020 पर्टेन्स टू मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी, अर्थात ऐसी रिसर्च यूनिवर्सिटी जहाँ पे मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन होगा। तो मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज दैट इज मेरू। द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। बहुविषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय, ऐसे विश्वविद्यालय जहाँ पे मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन होगा और मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च होगा। बहुविषयक शिक्षा और अनुसंधान या मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी दैट इज मेरू। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 129, प्रश्न संख्या 129 कहता है कि व्हाट विल बी द फोर्थ, व्हाट इज द फोर्थ यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, नेम द फोर्थ यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया। विद्यार्थियों, हमारे देश का जो चौथा विश्वविद्यालय था वो कौन सा था? अर्थात 3 विश्वविद्यालय एक साथ स्थापित हुए थे जिसके बारे में आप सभी लोगों ने वुड्स डिस्पैच में पढ़ा होगा, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे यूनिवर्सिटी। द फोर्थ यूनिवर्सिटी कौन थी? चौथी विश्वविद्यालय कौन थी? ऑप्शन आर मुंबई यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और डी कलकत्ता यूनिवर्सिटी। तो विद्यार्थियों, कौन सा है यूनिवर्सिटी? जो सी है दैट इज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। यह हमारे देश की चौथी विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना 1887 में हुआ था। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी इज द फोर्थ यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया which was established in 1887, 1887 में जिसकी स्थापना हुई थी। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 130, प्रश्न संख्या 130 कहता है कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, इन स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है इसको चुनना है। ए ऑप्शन इज इवैल्यूएशन इज क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इन नेचर था। जो मूल्यांकन होता है वो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव इन नेचर होता है। इवेल्युएशन इज फॉर्म ऑफ एग्जाम ओनली, इवेल्युएशन जो होता है वो एक एग्जाम का प्रकार है। सी इवेल्युएशन इज टेस्ट ऑफ यूनिट ऑफ ए लेसन, अर्थात किसी एक यूनिट का टेस्ट होता है इवेल्युएशन। द डी इज इवेल्युएशन इज एन एक्सरसाइज विच इंक्लूड्स कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग इट एंड देन क्वालिटेटिव आर्टिकुलेटिंग इट, अर्थात
मूल्यांकन को हम लोग कहेंगे क्या है, इवेल्युएशन क्या है, इट इज़ एन एक्सरसाइज विच इंक्लूड्स कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन, जिसमें हम इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, उसके एनालिसिस करते हैं, उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं और उसका जो क्वालिटेटिव आर्टिकुलेशन भी करते हैं। तो इस तरह से विद्यार्थियों डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। इवेल्युएशन क्या है, इवेल्युएशन इज एन एक्सरसाइज विच इंक्लूड्स कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग इट एंड देन क्वालिटेटिव आर्टिकुलेटिंग इट। द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आप सभी लोगों से जिन लोगों ने डी ऑप्शन चुना आपका आंसर सही है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 131, 131 कहता है कि आरटीई एक्ट 2009 इज जो आरटीई एक्ट 2009 है वो है क्या है, एक कंकरेंट डॉक्यूमेंट है, बी लीगल डॉक्यूमेंट है, सी पॉलिसी डॉक्यूमेंट है या डी पार्लियामेंट्री डॉक्यूमेंट है। तो प्रिय विद्यार्थियों इसके बारे में हम लोगों ने पूर्व में भी चर्चा किया था। आरटीई एक्ट 2009 क्या है, इट इज़ अ लीगल डॉक्यूमेंट। यह क्या है, कानूनी या वैधानिक या विधिक दस्तावेज है। तो आरटीई एक्ट 2009 इज अ लीगल डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 132, प्रश्न संख्या 132 कहता है कि द पर्पज ऑफ एनआईआरएफ इज। एनआईआरएफ का नाम सुने होंगे, तो एनआईआरएफ का काम क्या है, पर्पज क्या है। ऑप्शंस आर ए ट्रेन द फैकल्टीज इन इंडिया, B ranking of institution in India, C set up new colleges in India, D bring changes in curriculum। तो प्रिय विद्यार्थी NIRF का पूरा नाम आप लोगों ने सुना होगा, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। तो इसका नाम ही है रैंकिंग फ्रेमवर्क, अर्थात रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन इन इंडिया इसका मेन पर्पज है। The purpose of NIRF is ranking of institution in India. The National Institution Ranking Framework, that is NIRF, is a methodology adopted by the Ministry of Education, Government of India to rank, ध्यान दीजिए, to rank institutions of higher education in India. The framework was approved by MHRD and launched by Ministry of Human Resource Development on 29 September 2015। तो 2015 में यह लॉन्च हुआ है। द नेक्स्ट क्वेश्चन 133, व्हाट डज मूक्स स्टैंड फॉर। मूक्स का क्या मतलब होता है, ये बहुत ही प्रचलित प्रश्न है प्रिय विद्यार्थियों। मूक्स का क्या मतलब होता है। ऑप्शंस आर ए मैसी ओपन ऑनलाइन कंटेंट, बी मैसी ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, सी मीडिया ओपन ओरल कोर्सेज एंड डी नेम ऑफ नन ऑफ दीज। तो फिर विद्यार्थियों क्या होता है, जो मूक्स है वो है मैसी ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। मूक्स का नाम आप सभी लोगों ने सुना है, मूक्स इज मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 134, प्रश्न संख्या 134 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LOCF। LOCF का पूरा नाम क्या है। ऑप्शंस आर ए लर्निंग आउटकम बेस्ड करिकुलम फ्रेमवर्क, बी लैंग्वेज आउटकम कोर्स फ्रेमवर्क, सी लर्निंग ऑपरेशंस करिकुलम फार्मूलेशन एंड डी इज लर्नर्स ऑपरेशनल कोर्स फॉर्मूलेशन। तो प्रिय विद्यार्थियों जब आप NEP 2020 का अध्ययन करेंगे तो उसमें LOCF को पाएंगे, और LOCF का पूरा जो मतलब है वो क्या है, लर्निंग आउटकम बेस्ड करिकुलम फ्रेमवर्क है। तो LOCF इज लर्निंग आउटकम बेस्ड करिकुलम framework. The A option is the right option. LOCF is learning outcome based curriculum framework. The next question, question number 135, what is the main purpose of NAAC, NAAC, NAAC। NAAC का पूरा नाम क्या है, आप सभी लोग NAAC का नाम सुने होंगे, जिसका पूरा नाम है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। तो NAAC का पर्पज क्या है, उद्देश्य क्या है, यह प्रश्न है। और ऑप्शंस आर ए अपॉइंटमेंट ऑफ फैकल्टी, बी फॉर्मेशन ऑफ करिकुलम, सी एक्रेडिटेशन of teaching institutions and D assessment of students at uniform level। तो प्रिय विद्यार्थियों NAAC का पूरा नाम ही क्या है, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। तो जो ऑप्शंस दिए हैं उन ऑप्शंस में से द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, एक्रेडिटेशन ऑफ टीचिंग इंस्टीट्यूशन। तो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। द नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, दैट इज NAAC, इज अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया दैट असेस एंड एक्रेडिटेट्स हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। It is autonomous body funded by the University Grants Commission and its headquarter is in Bangalore। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, बैंगलोर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 136, सिलेबस इज डैश डैश एंड व्हाइल करिकुलम इज डैश। प्रिय विद्यार्थियों सिलेबस क्या है और करिकुलम क्या है, ये प्रश्न है और इसके ऑप्शन हैं ए डिस्क्रिप्टिव एंड नॉन प्रेस्क्रिप्टिव, बी डिस्क्रिप्टिव एंड प्रेस्क्रिप्टिव, सी नॉन डिस्क्रिप्टिव एंड प्रेस्क्रिप्टिव एंड डी प्रेस्क्रिप्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव। तो प्रिय विद्यार्थियों जो सिलेबस होता है वो कैसा होता है, वो
वर्णनात्मक होता है, डिस्क्रिप्टिव होता है, और जबकि जो करिकुलम होता है या पाठचर्या होता है वो कैसा होता है, निर्देशात्मक या आदेशात्मक होता है, प्रिस्क्रिप्टिव होता है। तो इस तरह से बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। सिलेबस इज डिस्क्रिप्टिव, फाइल करिकुलम इज प्रेस्क्रिप्टिव, अर्थात जो सिलेबस होता है वो क्या होता है, वर्णनात्मक होता है, और करिकुलम या पाठचर्या जो होता है वह निर्देशात्मक या आदेशात्मक होता है, और पाठ्यवस्तु जो होती है वह वर्णनात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 137, व्हाट आर द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ मॉड्यूल्स विच आर कवर्ड इन वन मूक ऑफ 4 क्रेडिट। फिर विद्यार्थियों, एक मूक जो 4 क्रेडिट का होता है उसमें कुल कितने मॉड्यूल्स हो सकते हैं, या कुल कितने मॉड्यूल्स होते हैं, यह प्रश्न है। और ऑप्शंस आर ए 30 to 35 मॉड्यूल्स, बी 35 to 40 मॉड्यूल्स, सी 10 to 20 मॉड्यूल्स, और डी 20 to 30 मॉड्यूल्स। तो प्रिय विद्यार्थियों, मूक एक जो मूक होता है, वन मूक जो होता है जिसके लिए हमें 4 क्रेडिट मिलते हैं, एक मूक के लिए 4 क्रेडिट, और 4 क्रेडिट के लिए कितने मॉड्यूल्स होंगे, 35 से लेकर के 40 मॉड्यूल्स हो सकते हैं। तो इस तरह से बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आप सभी लोगों से जिन लोगों ने बी ऑप्शन चुना, आपका आंसर सही है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 138, प्रश्न संख्या 138 है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न में से किस प्रकार के उच्च शिक्षा संस्थान या संस्थानों के स्थापना या विकास की बात की गई है। ऑप्शन आर ए शिक्षण गहन विश्वविद्यालय या टीचिंग इंटेंसिव यूनिवर्सिटीज, बी रिसर्च इंटेंसिव यूनिवर्सिटीज या अनुसंधान गहन विश्वविद्यालय, डी ऑटोनॉमस डिग्री ग्रांटिंग कॉलेज या स्वायत्त डिग्री देने वाले कॉलेज, और डी है उपयुक्त सभी। तो विद्यार्थी एनईपी 2020 में टीचिंग इंटेंसिव यूनिवर्सिटीज, रिसर्च इंटेंसिव यूनिवर्सिटीज एंड ऑटोनॉमस डिग्री ग्रांटिंग कॉलेज, इन तीनों के बारे में बात की गई। तो इस तरह से डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आप सभी लोगों जिन लोगों ने डी ऑप्शन चुना, आपका उत्तर, आपका आंसर सही है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 139, क्वेश्चन नंबर 139 इज एनसीटी स्टैंड फॉर, एनसीटी का पूरा नाम क्या है। एनसीटी स्टैंड फॉर, ऑप्शंस आर नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, अर्थात नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, बी जो है, बी कहता है कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेटर्स, एंड सी इज नेशनल कमेटी फॉर टीचर एजुकेशन, एंड डी इज नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ध्यान दीजिए, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन है डी, और ए है नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। तो प्रिय विद्यार्थी, एनसीटी का पूरा नाम क्या है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, अर्थात अध्यापकों के लिए। तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद या नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन इज एनसीटीई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 140 फ्रॉम एनईपी 2020, द क्वेश्चन इज परख स्टैंड फॉर, परख का मतलब होता है, ऑप्शंस आर ए परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक एजुकेशन, बी परफॉर्मेंस असेसमेंट रिवीजन एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, सी परफॉर्मेंस असेसमेंट review and analysis of knowledge for holistic development, and D is performance assessment review and analysis of knowledge for holistic development of education। तो प्रिय विद्यार्थियों, जब आप NEP 2020 देखिएगा तो इसमें परख का नाम सुनेंगे, और परख क्या है, इट इज परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। समग्र विकास के लिए प्रदर्शन आकलन, दैट इज परफॉर्मेंस असेसमेंट, समीक्षा और ज्ञान का विश्लेषण, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट या समग्र विकास के लिए प्रदर्शन आकलन, समीक्षा और ज्ञान का विश्लेषण है परख। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 141, प्रश्न संख्या 141 है, नालंदा यूनिवर्सिटी वाज एस्टेब्लिश्ड इन, नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई। ऑप्शंस आर इन 13th century AD, 12th century AD, 5th century AD एंड 4th century AD, अर्थात 13वीं शताब्दी AD में जो है, या फिर 12वीं शताब्दी AD में, या फिर 5वीं शताब्दी AD में, या 4थी शताब्दी AD में, ये ऑप्शन से हैं। तो फिर विद्यार्थी, जब आप नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि 5वीं शताब्दी AD या एनो डोमिनियन जिसको हम लोग बोलते हैं, ईसापुर जिसको हम लोग बोलते हैं, तो ये जो समय है 5th century AD का, इसी समय में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। तो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 5th century AD, या जिसको हम लोग बोलते हैं 500 ईसा पूर्व
या 5th सेंचुरी एडी का जो समय है, 500 ईसा पूर्व का जो समय है, उस समय नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 142। अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020 रिकमेंडेशंस, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट विल बी कंडक्टेड फॉर। जो टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा प्रिय विद्यार्थियों, यह किसके लिए होगा? ध्यान दीजिए, अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020 के अनुसार जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होंगे वो किसके लिए होंगे, या फिर हम कह सकते हैं कि किस लेवल्स के लिए होंगे। और इसके जो विद्यार्थियों जो ऑप्शंस हैं वो आपकी स्क्रीन पर है। ए ऑप्शन इज द मिडिल स्कूल टीचर्स, बी सेकेंडरी स्कूल टीचर्स, सी प्रिपरेटरी स्कूल टीचर्स, या डी ऑल स्कूल टीचर्स। तो प्रिय विद्यार्थियों, एनईपी 2020 के अनुसार जो टीईटी का एग्जाम होगा, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होंगे वो किसके लिए होंगे? मिडिल स्कूल टीचर के लिए भी होंगे, सेकेंडरी स्कूल टीचर्स के लिए भी होंगे, प्रिपरेटरी स्कूल टीचर्स के लिए भी होंगे, अर्थात ऑल स्कूल टीचर्स के लिए टेट का प्रावधान किया गया है अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020। एनईपी 2020 के अनुसार जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है या फिर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ये सभी लेवल के स्कूल के टीचर्स के लिए या विद्यालय अध्यापकों के लिए है। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 143, प्रश्न संख्या 143 है। एज पर एनईपी 2020 टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम दैट इज बीएड विल बी इम्प्लीमेंटेड थ्रू। जो टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है जिसको हम लोग बीएड कहते हैं, यह इम्प्लीमेंट होगा किसके थ्रू होगा? ए मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन के थ्रू, बी कॉलेजेस के थ्रू, सी स्कूल्स के थ्रू, या डी टीचर्स एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के थ्रू। तो प्रिय विद्यार्थियों, एनईपी 2020 जो आप अध्ययन करिएगा तो देखिएगा कि वहाँ पे कहा गया कि जो टीचर एजुकेशन प्रोग्राम दैट इज बीएड है, अब किसके द्वारा इम्प्लीमेंट होगा? मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस, ऐसे संस्थान, ऐसे इंस्टीट्यूशन जो क्या होंगे? बहुविषयक होंगे, मल्टी डिसिप्लिनरी होंगे, वहीं पर बीएड का कोर्स चलाया जाएगा। तो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। एज पर एनईपी 2020 टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम दैट इज बीएड विल बी इम्प्लीमेंटेड थ्रू मल्टीडिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 144, 144 कहता है इक्विटी इन एजुकेशन एम्प्लॉयज। एजुकेशन में इक्विटी का क्या अर्थ है? ऑप्शंस आर ए हैविंग इक्वल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल फैकल्टी इन द इंस्टीट्यूशन, अर्थात किसी भी इंस्टीट्यूशन संस्था में बराबर संख्या में मेल और फीमेल फैकल्टी हो, पुरुष और स्त्री जो कर्मचारी हैं, महिला और पुरुष, ये बराबर हों। अपॉर्चुनिटी टू रियलाइज एजुकेशनल पोटेंशियल इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, एथनिक ओरिजिन, कास्ट, फैमिली बैकग्राउंड एंड इकोनॉमिक स्टेटस, अर्थात शिक्षा का जो अवसर हो वो बिना किसी लिंग भेदभाव के, या फिर बिना किसी एथनिक ओरिजिन के, या फिर बिना किसी जात के, बिना धर्म के, संप्रदाय के या पारिवारिक बैकग्राउंड के, अर्थात किसी भी आधार पर बिना किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव किए हुए जो शिक्षा का अपॉर्चुनिटी है वो सबको बराबर मिले। सी है गिविंग इक्वल रिप्रेजेंटेशन टू ऑल जेंडर्स इन द क्लास, अर्थात कक्षा में जो सभी जेंडर्स को बराबर में रिप्रेजेंटेशन मिले, बराबर में उनका जो है सहभागिता हो या फिर उनका प्रतिनिधित्व हो। एंड द डी इज प्रेफरेंस टू इकोनॉमिक स्टेटस ओनली, अर्थात जो इकोनॉमिक स्टेटस या आर्थिक स्थिति है उसके अनुसार प्रेफरेंस दिया जाए। तो प्रिय विद्यार्थियों, इक्विटी का मतलब क्या है? इक्विटी इन एजुकेशन इम्प्लाइज opportunity to realize educational potential irrespective of gender, ethnic origin, caste, family background and economic status, अर्थात इकोनॉमिक स्टेटस, फैमिली बैकग्राउंड, कास्ट, एथनिक ओरिजिन या जेंडर, इन सभी के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव शिक्षा में न किया जाए, या शिक्षा के अवसर के लिए इन सभी के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव न होना ही क्या है? इक्विटी है। इक्विटी इन एजुकेशन इम्प्लाइज अपॉर्चुनिटी टू रियलाइज एजुकेशनल पोटेंशियल्स irrespective of gender, ethnic origin, caste, family background and economic status. The next question number 145, प्रश्न संख्या 145 है। हाउ मेनी एजुकेशनल पॉलिसीज हैव बीन देयर इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, अर्थात इंडिपेंडेंस के बाद से, स्वतंत्रता के बाद से हमारे देश में कितनी एजुकेशन पॉलिसीज आ चुकी हैं? तो प्रिय विद्यार्थियों, नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज कितनी आ चुकी हैं? ऑप्शन है 1, 4, 2, 3। तो आप सभी लोगों ने पढ़ा भी होगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968, द फर्स्ट 86 एंड 2020। तो इस तरह से कितनी हो जाएगी? जो तीन एजुकेशन पॉलिसीज आ चुकी हैं, 68 की, 86 की और वर्तमान में
20 की, तो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आप लोगों से जिन लोगों ने डी ऑप्शन चुना आपका उत्तर सही है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 146, प्रश्न संख्या 146 कहता है कि एनईपी 2020 एम्स दैट बाय द ईयर 2035 अर्थात 2035 तक द ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन वुड बी, हायर एजुकेशन में या उच्च शिक्षा में जो GER की बात की जा रही है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो की बात की जा रही है, वो कितनी हो जाएगी? ऑप्शन आर ए 40%, बी 55%, सी 50% या डी 60%। तो प्रिय विद्यार्थियों 2035 तक ये गवर्नमेंट का लक्ष्य है कि हमारा जो हायर एजुकेशन में जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है उसको या GER जो है उसको हम 50% करने का प्रयास करेंगे। तो 2035 तक ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन 50% करने का लक्ष्य एनईपी 2020 में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 147, एज पर स्टैटिस्टिक्स अमॉन्ग्स्ट द फॉलोइंग डिसएडवांटेज कैटेगरीज द क्लास विच हैज बेनिफिटेड मोस्ट फ्रॉम हायर एजुकेशन इज, अर्थात जो डिसएडवांटेज कैटेगरीज हैं उनमें से किस कैटेगरीज ने या किस क्लास ने सबसे अधिक बेनिफिट अभी तक हायर एजुकेशन के फील्ड में उठाया? ऑप्शन आर ए OBC, बी ST, सी SC, डी इकोनॉमिकली बैकवर्ड। तो प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिए कि OBC फॉर अदर बैकवर्ड क्लास, ST फॉर शेड्यूल ट्राइब एंड SC फॉर शेड्यूल कास्ट और D1 इज इकोनॉमिकली बैकवर्ड। अगर इन चारों की बात की जाए तो एज पर स्टैटिस्टिक्स देखा जाता है तो जो OBC कैटेगरी है, अदर बैकवर्ड क्लास है, इसी ने जो है अभी तक सबसे अधिक बेनिफिट प्राप्त किया है। तो इस तरह से विद्यार्थियों द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। एज पर स्टैटिस्टिक्स द OBC डिसएडवांटेज कैटेगरीज हैज बेनिफिटेड मोस्ट फ्रॉम हायर एजुकेशन, अर्थात OBC कैटेगरी को सबसे अधिक जो है बेनिफिट मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है 148, इन टर्म्स ऑफ इनइक्वालिटीज इन हायर एजुकेशन द फॉलोइंग पैरामीटर्स हैव बीन आइडेंटिफाइड एंड एम्फसाइज्ड इन एनईपी 2020। एनईपी 2020 में निम्नलिखित पैरामीटर्स जो है आइडेंटिफाई किए गए हैं, एम्फसाइज किए गए हैं। ऑप्शंस है ए कल्चरल, सोशल, जेंडर एंड इकोनॉमिक, बी है रीजनल, सोशल, जेंडर, पॉलिटिकल, सी है रीजनल, सोशल, जियोग्राफिकल एंड इकोनॉमिक एंड द D1 इज रीजनल, सोशल, जेंडर एंड इकोनॉमिक। तो प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, जो इन टर्म्स ऑफ इनइक्वालिटीज अर्थात इनइक्वालिटीज के टर्म में इन हायर एजुकेशन द फॉलोइंग पैरामीटर्स हैव बीन आइडेंटिफाइड एंड एम्फसाइज्ड इन एनईपी 2020। जो पैरामीटर्स आइडेंटिफाई किए गए हैं, एम्फसाइज किए गए एनईपी 2020 में वे हैं रीजनल, सोशल, जेंडर एंड इकोनॉमिक। तो इस तरह से डी ऑप्शन जो है वो आपका राइट ऑप्शन है। रीजनल अर्थात क्षेत्रीय आधार पे, सोशल सामाजिक, जेंडर के आधार पर, लिंग के आधार पर, इकोनॉमिक या आर्थिक स्थिति के आधार पे इन चारों पैरामीटर्स को आइडेंटिफाई किया गया है, एम्फसाइज किया गया राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 149, प्रश्न संख्या 149 कहता है द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ एनईपी 2020, अर्थात राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जब आई तो पहले जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर या शिक्षा मंत्री बने या फिर रहे एनईपी 2020 के आने के बाद वे कौन थे? तो ऑप्शन आर ए प्रकाश जावड़ेकर, बी रमेश पोखरियाल निशंक, सी स्मृति जुबिन ईरानी या डी धर्मेंद्र प्रधान। तो प्रिय विद्यार्थियों द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ एनईपी 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जब आई तो उस समय कौन था हमारे देश का शिक्षा मंत्री? रमेश पोखरियाल निशंक। तो एनईपी 2020 एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक थे जब एनईपी 2020 आई। तो इस तरह से उनको हम लोग कह सकते हैं कि फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर या एनईपी 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आने के बाद प्रथम जो है शिक्षा मंत्री जो थे वे कौन थे? रमेश पोखरियाल निशंक जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 150, 150, हु इज द चेयरमैन ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020? प्रिय विद्यार्थियों जो एनईपी 2020 है इसके चेयरमैन कौन है? और ऑप्शन है, यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, ए है यल कस्तूरी रंगन, बी है यम कस्तूरी रंगन, सी है के कस्तूरी रंगन और डी है एन कस्तूरी रंगन। तो प्रिय विद्यार्थियों ये जो चारों ऑप्शन दिया गया है इन चारों ऑप्शंस में से प्रश्न है कि हु इज द चेयरमैन ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020? नई शिक्षा नीति 2020 के चेयरमैन कौन थे? तो आप सभी लोगों ने कस्तूरी रंगन नाम सुना होगा, लेकिन इन कस्तूरी रंगन में से कौन सा सही? यल, यम, के और एन। तो जो के कस्तूरी रंगन है इट इज़ द राइट ऑप्शन, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। प्रिय विद्यार्थियों का पूरा नाम था कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन। तो के कस्तूरी रंगन या कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन वाज द चेयरमैन ऑफ द एनईपी 2020 या चेयरपर्सन ऑफ द
NEP 2020। कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के चेयरपर्सन या चेयरमैन थे। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से हम सभी लोगों ने आज की क्लास में इस वीडियो के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से रिलेटेड 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का अभ्यास किया। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने फ्रेंड सर्कल में, दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, सहपाठियों के साथ शेयर करिए, जिससे कि वे भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें, उनका भी अध्ययन कार्य सुचारू रूप से आगे बढ़ सके। और साथ ही साथ आप इस वीडियो पे कमेंट्स भी कर सकते हैं। कमेंट्स के द्वारा यदि आपका कोई बहुमूल्य सुझाव है या कोई प्रश्न है या कोई समस्या है तो उसको आप हम तक पहुंचा सकते हैं। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ जो भी आपके बहुमूल्य सुझाव आएंगे उन सुझावों पर अनुपालन भी करने का प्रयास करेंगे। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आल्सो सब्सक्राइब द चैनल। आप सभी प्यारे भाइयों बहनों में से, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों में से जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप अपने कोर्स रिलेटेड सभी एजुकेशनल वीडियोज़ को आसानी से प्ले लिस्ट में जाकर के देख पाएँ, आसानी से सर्च कर पाएँ। इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ साथ जहाँ सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में एक बेल का आइकन है, उसको प्रेस करिए। उसको दबाने पे कुछ ऑप्शंस आते हैं, उसमें से आप ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए एजुकेशनल वीडियोज़ आएंगी उसकी इन्फॉर्मेशन, उसके नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाएगा और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।